नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि इसके पहले का जो वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हमने आपको बताया था कि रूसो के जीवन वृत्तांत के बारे में हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, रूसो के जीवन वृत्तांत के बारे में बात किया था और साथ ही साथ कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो उसी कड़ी में हम लोग इस वीडियो को आगे जारी करेंगे और इस वीडियो के अंतर्गत रूसो जी के सामाजिक दर्शन के बारे में विवेचना करेंगे कि उनका किस तरीके का सामाजिक दर्शन था। जैसा कि आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो आज किया होगा तो उसमें आपको हमने बताया था शिक्षा दर्शन के अंतर्गत रूसो के कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी शादी किससे हुई थी और उनका प्रमुख रचनाएं क्या थी, किस प्रकार से प्रकृतिवादी दार्शनिक विचारधारा के बने, वो किस तरीके से क्रांतिकारी उनके विचारों में परिलक्षित होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने उस वीडियो के अंतर्गत कर लिया था। तो आज हम लोग बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले आपको हम बता दें, जो बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन, बीए एजुकेशन के छात्र हैं या नेट जेआरएफ से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर वो पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल नया है। इस चैनल को आप लोगों के लिए क्रिएट किया गया है और पेन और पेपर लेकर के आप ज़रूर बैठिएगा, जिससे कि हम यहाँ पे कोई भी चीज़ें अगर हम आपको बताएंगे, लेक्चर करेंगे, तो जिससे कि आपको की नोट पॉइंट आप ऐड करते चले जाएंगे तो वो आपका बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, और जस्ट लाइक एज अ स्टोरी आप इसको लिसन करिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको थोड़ा सा उनके ऐतिहासिक बैकग्राउंड को लेते हुए हम उनके रूसो के सामाजिक दर्शन की विवेचना करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो रूसो था वो एक रूमानी प्रकृतिवादी विचारधारा का प्रतिपादक था। किसका मित्रों? रूमानी प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रतिपादक कहलाते हैं रूसो जी। इनके अध्ययन का विषय दृष्टि की रचना न होकर सृष्टि की आह्लादकारी प्रकृति तथा मानव प्रकृति है। ठीक है, इनके जो अध्ययन का विषय है सृष्टि की रचना न होकर के सृष्टि की आह्लादकारी प्रकृति तथा मानव प्रकृति है। ठीक है, कुल मिला के इनका कहने का मतलब है कि यह सृष्टि की रचना किस तरीके से हुई, सृष्टि की रचना कहाँ से उपज हुई, इनके इससे कोई लेना देना नहीं होता है। इनका केवल और केवल मतलब है कि मानव की प्रकृति कैसे है, मानव की प्रकृति क्या होती है, मानव को किस तरीके से अध्ययन करना चाहिए। ये मेन फोकस्ड रहते हैं मानव जीवन की प्रकृति से रिलेटेड। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि रूसो क्या है, एक प्रकृतिवादी विचारधारा के दार्शनिक हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, महान विचारक हैं, क्रांतिकारी विचारक हैं, तो आदि नामों से इनको जाना जाता है। तो इस विचारधारा को प्रकृतिवादी केवल इन अर्थों में कहा जा सकता है कि यह सामाजिक कृत्रिमता का विशेष विरोध करता है। हाँ जी मित्रों, रूसो जी ने सर्वप्रथम आपको हम बता दें कि इन्होंने जो औपचारिक संस्थाओं या जो आधुनिक युग के उनके आधुनिक युग में जो भी निकाय चलते थे, सिस्टम्स चलते थे, उनका उन्होंने घोर विरोध किया। और आज तो हम प्रायः देख रहे हैं कि चारों तरफ एक सिस्टम ही बना हुआ है, एक सिस्टम के तहत ही काम कर रहे हैं लोग, और एक सिस्टम के अंतर्गत किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था लाई गई है, एक औपचारिकता उसमें किस तरीके से लाई गई है, फॉर्मेलिटी किस तरीके से लाई गई है। तो इन सब का बिल्कुल विरोधी थे वो, बिल्कुल विरोधी थे। वो कहते थे हमेशा कि किसी बालक को प्रारंभिक शिक्षा बिल्कुल स्वतंत्र रूप से देनी चाहिए, उनको प्रकृति की गोद में बैठाकर उसके अंतर्गत जो बालक सीखेगा वह अपने स्वभाव से सीखेगा, अपने व्यवहार से सीखेगा, प्रकृति की क्या निचोड़ है उस निचोड़ को अपने मस्तिष्क में अनुभव करेगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा। तो यह उनका कथन था। इसलिए वो घोर विरोधी थे किस चीज़ के? ये जो फॉर्मल एजुकेशन है या बालकों को पहले से पुस्तक पढ़ाना, बालकों को पहले से ही चाक, डस्टर, बोर्ड, बुक्स के सामने बैठा देना, उनके ऊपर बुक्स के बोझ डाल देना ऊपर, तो इन सब के खिलाफ थे वो रूसो साहब।
तो उन्होंने सामाजिक कृत्रिमता का विरोध करता है तथा मानव के प्रकृत जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं, और वह जो है मानव जीवन के प्रकृति को श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है। दार्शनिक दृष्टि से यह संप्रदाय आदर्शवाद के समीप है, क्योंकि रूसों ने प्रकृति को ईश्वर की कृति माना है। हाँ जी हाँ, यह उन्होंने जरूर माना है कि यह जो प्रकृति हमारे सामने नज़र आ रहा है, जो हमको दिखाई दे रहा है, इसकी जो व्युत्पत्ति है यह ईश्वर के द्वारा ही हुई है। इसलिए इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रकृतिवाद में जो रूसों की विचारधारा है उसमें कहीं न कहीं आदर्शवाद थोड़ी बहुत दिखाई देती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। और वो किस लिए? क्योंकि उन्होंने माना है कि यह आदर्शवाद के समीप है, इसलिए क्योंकि रूसों ने प्रकृति को ईश्वर की कृति माना है। तो इस तरीके से 18वीं शताब्दी की सामाजिक कृत्रिमताओं, वर्ग भेद, धार्मिक अंधविश्वास एवं राजनीतिक निरंकुशता से उठकर रूसो प्रकृति की ओर लौटने का नारा देता है। जी हाँ मित्रों, इसको नोट कर लेना है। प्रकृति को लौटने को का नारा देता है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है किसी भी एग्जाम में कि प्रकृति की ओर लौटना कौन से विचारक या कौन से शिक्षा शास्त्री ने दिया है, तो उसको श्रीमान श्री रूसो जी ने दिया है। ठीक है। फिर तत्कालीन समाज को वह सारी बुराइयों का जड़ मानता है। तत्कालीन समाज को वह सारी बुराइयों का जड़ मानता है। उसका मानना है कि समाज के नियम प्रकृति के सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक नियमों पर आधारित होने चाहिए। रूसो ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की कि प्रकृति पर अधिकार उसके नियमों पर चलकर ही किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई बालक, कोई भी विद्यार्थी या कोई भी मानव कोई कुछ भी सीखता है तो वह प्रकृति से सीखे। मनुष्य को मनुष्य कभी नहीं सिखा सकता है, यह उसका मानना था। अगर वो स्वयं सही ज्ञान लेता है तो वह प्रकृति से ज्ञान ले, क्योंकि जो भी प्रकृति में परिघटनाएं होती हैं वो सजीव अवस्था में, वह सजीव वस्तु अवस्था में वह देखता है, तो उसी नज़रिए से लोग देखें और उससे सीखें और अपने जीवन को निर्वहन करें उसी के हिसाब से। ठीक है। फिर 18वीं शताब्दी में सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ उसको सबसे मुखर वाणी रूसों ने दी थी। ठीक है। और ऐसे कहा जाता है कि रूसों की वजह से, रूसों की विचारधारा से ही फ्रांस की क्रांति जो है हुई थी, क्योंकि फ्रांस की क्रांति 1879 में हुआ था, लेकिन रूसों की मृत्यु जो है 1878 ईस्वी में हो जाता है फ्रांस में ही। ठीक है। तो फ्रांस का जो क्रांति होने का एक कारण होता है वो रूसों की विचारधारा को भी मानते हैं, मतलब एक उसका कारण माना जाता है क्रांति का। ठीक है। तो इसलिए रूसों ने सारी बुराइयों का विरोध किया और घोर विरोध किया, जिसकी वजह से विद्रोह हुआ और उसको सबसे मुखरवाणी रूसों ने दी। रूसों का मानना था कि पूर्व में मानव निश्चल एवं अज्ञानी तो था, पर उसका जीवन शांत और सरल था। ठीक है। कहते हैं जब तक ये टेक्नोलॉजी, ये नई औपचारिकताएं वाली शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा या बहुत सारी प्रकार की आजकल शिक्षा आप देखते हैं, इसके आने से पहले लोगों का जीवन बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि वो किसी बंधन में बंधे नहीं होते थे। उनको जो अच्छा लगता था वो अपना काम करते थे, अपना पेट भरते थे और दैनिक जीवन को अपना क्रियान्वित करते हुए समय व्यतीत करते थे। तो वह जो नेचुरल वे में सीखता था व्यक्ति, उसको रूसो साहब ने बेहतरीन माना है और उसकी उन्होंने अनुशंसा की है। उस समय निश्चल और भले ही अज्ञानी थे लोग, वो कहता है, रूसो कहता है, भले ही निश्चल और अज्ञानी थे लेकिन वो अपना जीवन अच्छे से जीते थे, उनका जीवन शांत और सरल होता था, ऐसा मानना है रूसो जी का। उसकी आवश्यकताएं अल्प थी, अतः वह उन्हें आसानी से संतुष्ट कर लेता था। ऐसा रूसो जी ने कहते हैं कि जो पहले का मानव था उसकी आवश्यकताएं अल्प थी, थोड़ी थी, अतः वह उन्हें आसानी से संतुष्ट कर लेता था। लेकिन यह सुखद स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रही और उसकी लालसाएं बढ़ती गई। उसने अपने अधिकार को स्थापित करने हेतु सभ्यता का विकास किया। तो जी हाँ मित्रों, इस सभ्यता के विकास के चक्कर में रूसो जी कहते हैं कि सारे शिक्षा का जो एक
मूल होता है, फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, उसको कहीं ना कहीं मनुष्य खोता चला गया, अकॉर्डिंग टू रूसो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूसो जब मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो वह एक सभ्यता का विकास करने लगा, और उस सभ्यता का विकास करते करते मनुष्य आज किस स्थिति में पहुंच गया है इसको तो आप देख ही रहे हैं। कितनी जटिलताएं उसके सामने आ गई हैं, कितनी चैलेंजेस उसके सामने उस मनुष्य को फेस करना पड़ रहा है। ये सारी दिक्कतें रूसो उसी समय बता दिया था। तो इस तरीके से निजी संपत्ति पर अत्यधिक जोर दिया जाने लगा। इस कृत्रिम आवश्यकता ने ही लोभ की प्रवृत्ति को जन्म दिया, ये ऐसा सब रूसो का मानना है। समाज को वर्गों में विभाजित करने लगा। एक तरफ तो प्रभुत्व वाले व्यक्ति थे और दूसरी ओर दास या गुलाम वाले व्यक्ति थे। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो जिनके पास धन होते थे, पैसे होते थे, वो जो निर्धन होते, गरीब लोग होते थे, गुलाम लोग होते थे, उन पे अत्याचार, अपने विचार थोपना और उनके संपत्ति को जब्त करना, यही सारी प्रक्रियाएं आदिकाल में चलती रहती थी। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे रूसो साहब अपने अभिव्यक्ति में प्रकट करने का प्रयास करते हैं कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है वैसे वैसे कृत्रिम आवश्यकताएं लोगों की बढ़ने लगती हैं, लोभ और लालच का जन्म हो जाता है। इस कृत्रिम आवश्यकता ने ही लोग की प्रवृत्ति को जन्म दिया, समाज को वर्गों में बांटा। एक तरफ प्रभुत्व वाले व्यक्ति हो गए, दूसरी तरफ गुलाम वाले व्यक्ति हो गए। तो आदि चीज़ों को वो मेंशन करता है। अतः रूसो सभ्यता को एक भारी भूल बताता है तथा समाज को सारी बुराइयों का जड़ रूसो कहते हैं। कहने वाला अतः रूसो सभ्यता को एक भारी भूल बताता है, मतलब रूसो जो है ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता लाने के चक्कर में जो है लोग अपनी निजी जिंदगी को भूल गए या वास्तविक जिंदगी को भूलते चले गए, ऐसा रूसो को मानना है। और कहता है यही सभ्यता मनुष्य की सबसे बड़ी भूल थी जो कर चुका है व्यक्ति। ठीक है, और आगे रूसो कहते हैं कि बच्चा जन्म स्वतंत्र प्राणी के रूप में लेता है पर उसे सभी ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। रूसो जी कहते हैं बच्चा जब जन्म लेता है तब तो वह स्वतंत्र अवस्था में रहता है, लेकिन जब बच्चा स्वतंत्र अवस्था में जन्म लेता है उसके बाद जो मनुष्य होते हैं उसको कई प्रकार के जंजीरों में जकड़ करके बांध देता है, जिससे कि उसकी सीखने की जो टेंडेंसी या प्रवृत्ति होती है वो थम जाती है, रुक जाती है। ऐसा रूसो जी का मानना था। तो अतः रूसो को कहना है कि समाज को और अधिक पतन से बचाने के लिए आवश्यक है समाज का पुनर्गठन मूल प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाए। तो जी हाँ मित्रों, कहते हैं रूसो जी मूल प्राकृतिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही समाज का संगठन, समाज का परिवेश, समाज का कार्य संचालन, ये सब प्राकृतिक मूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि किसी मनुष्य के द्वारा जो बनाई गई एक नियमावली है उसके अंतर्गत होना चाहिए। जैसे कि आज आप लोग देखते हैं कि संविधान से ही पूरा देश चलते हैं, लगभग संपूर्ण देश जो संविधान से संचालित होता है। तो यह संविधान क्या है? दिस इज नथिंग बट इज अ सिस्टम जिसके अंतर्गत लोग काम करते हैं, जिसके अंतर्गत लोग कानून में रहकर, कानून के दायरे में रह करके अपने दिनचर्या को जीते हैं। तो क्या दिस इज अ बाउंडेडनेस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का बाउंड होना ही यही इसी का सबसे ज़्यादा विरोध रूसो जी ने किया कि लोगों को किसी के विचारों पे बंधना नहीं है, किसी के विचारों को मानना नहीं है। जो भी सीखना है प्रकृति से सीखना है, प्रकृति से परिभाषित करना है सारी चीज़ों को, प्रकृति से खाने की आदत सीखना, चलना फिरना, बोलना और बैठना सब प्रकृति से सीखो। और उन्होंने कहा है कि ये जो किताबी ज्ञान होती है यह केवल और केवल एक बोलने की कला को डेवलप करता है, ना कि आपके ज्ञान को डेवलप करता है। रूसो जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो किताब हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे डिग्रीज हम लोग लेके बैठे होते हैं, तो रूसो जी का कहना होता है कि ये कुछ नहीं होते हैं, इससे किसी भी प्रकार का ज्ञान आपके अंदर परिलक्षित नहीं होता है। हाँ, इतना होता है कि यह आपको बोलने की कला या बोलने की शैली आपको प्रोवाइड कर देता है। यही रूसो जी का मानना है। फिर आगे रूसो जी कहते हैं कि रूसो के अनुसार राज्य के अस्तित्व का आधार आम सहमति, जनरल विल है, जिसका भाव सभी में सभी की भलाई है। अगर राज्य
जन सामान्य की भलाई में असमर्थ है तो उसे समाप्त कर देना चाहिए। रूसो जी कहते हैं कि अगर कोई राज्य जन सामान्य की भलाई नहीं कर सकता है, जन भलाई के लिए कोई कल्याणकारी चीज़ें नहीं ला सकता है, तो ऐसे राज्य को का अस्तित्व ही बिल्कुल नष्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल उसका मूल समाप्त कर देना चाहिए। राज्य के नियम नागरिकों की सहमति के आधार पर बनने चाहिए, ना कि उनके प्रतिनिधियों की राय के आधार पर। रूसो जी एक तरीके से आप ध्यान से देखें तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो है संचालन प्रक्रिया को जोड़ता है। वह कहता है कि जो भी राज्य की सरकारें बनना चाहिए या राज्य में जो भी नए पॉलिटिक्स आने चाहिए वो लोकतांत्रिक अवस्था में होना चाहिए, जन सामान्य के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि कोई 10 लोग 5 लोग बैठ करके एक मीटिंग बना के एक सिस्टम बना के वहाँ पे किसी प्रतिनिधि का चयन कर लें। ऐसा उसके बिल्कुल वह विपरीत था रूसो जी का यह मानना था। इस प्रकार रूसो के राजनीतिक विचार अपने समय से काफ़ी आगे था। ठीक है, तो वह एक राजनीतिक भी विचारक थे, जो कि रूसो जी ने इस बात से बता दिया लोगों को कि वो राजनीतिक व्यवस्था से भी असंतुष्ट हैं। किसी 5 आदमी 2 आदमी के राय से कोई प्रतिनिधिमंडल का एक प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकता है, जब तक वह लोक सामान्य या जन सामान्य की राय या जन सामान्य के मतों के आधार पर नियुक्ति नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में भी इन्होंने सामाजिक दर्शन दिया है। सही अर्थों में रूसो को लोकतंत्र का अग्रदूत कहा जा सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रूसो जी ने लोकतंत्र के रूप को परिभाषित किया है और बताया है और अपने विचारों में उसको प्रकट भी किया है। रूसो का मानना था कि धर्म के संदर्भ में व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। रूसो का मानना था कि धर्म विशेष के रूप में व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेना चाहिए। यह नहीं है कि आप किसी के यहाँ पैदा हो गए, जैसे अपने यहाँ भारत में क्या है कि आप हिंदू धर्म में पैदा हो गए हैं या मुस्लिम धर्म में पैदा हो गए हैं तो आप मुस्लिम धर्म को ही अपनाएं या हिंदू धर्म को ही अपनाएं या जैन धर्म को ही अपनाएं या बौद्ध धर्म को ही अपनाएं या सिख धर्म को अपनाएं। ऐसा रूसो नहीं मानता था। रूसो का कहना था कि जो बच्चा पैदा होता है वो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं होता, वो धर्म के विपरीत होता है, उसके पास फुल स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसके अपने व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग अपने धर्म का चयन कर सकता है। यह ऐसा रूसो जी का मानना था। संस्थाबद्ध संगठनों द्वारा इसे व्यक्ति पर थोपना नहीं चाहिए। कहने का मतलब कोई संस्था नहीं बनाना चाहिए कि आप इसी धर्म को अपनाएं, इसी कल्याणकारी व्यवस्था में जाएं। तो वो व्यक्ति या बालक का अपना निजी व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग अपना धर्म का चयन कर सकता था, अपने उस धर्म में अपना अच्छा काम कर सकता था, पढ़ाई भी कर सकता था। और इस तरीके से उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया और अपने विचारों को लोगों के सामने प्रकट करने का भरसक प्रयास किया। रूसो मानव को जन्मजात अच्छा मानता है, लेकिन रूसो बालक को या मानव को जन्मजात बहुत अच्छा मानता है। मानव एक अच्छी जाति है, लेकिन वो तब जो है दूषित हो जाता है बालक, जब जैसे ही वह किसी औपचारिक संस्था या बुक या किताबों के संपर्क में आ जाता है, तब वह जो है कहता है रूसो कि उस समय जो है बालक अपने बुद्ध विवेक का सही जगह पे सही रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसलिए रूसो उसका घोर विरोध करता है कि बालक को स्वतंत्र रहना चाहिए, किसी के अंतर्गत या किसी के दबाव में आकर कार्य नहीं करना चाहिए। मानव समाज के संपर्क में आकर बुराइयों को ग्रहण करता है बालक। रूसो का ऐसा मानना है कि जैसे ही बालक समाज के संपर्क में आता है वह बुराइयां सीखना प्रारंभ कर देता है। वह घोषणा करता है कि प्रकृति के हाथों आने वाली हर चीज़ अच्छी होती है, मानव समाज हस्तक्षेप करता है और वह दूषित हो जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पे कुल जमा बात यही है कि रूसो का कहना है कि बालक जन्म से बिल्कुल स्वतंत्र होता है, बिल्कुल दूषित हीन होता है, लेकिन जैसे ही समाज के संपर्क में आ जाता है, व्यवस्था में सामाजिक व्यवस्था में आ जाता है, समाज के प्रणाली अवस्था में आ जाता है, तब वह बालक बिल्कुल से दूषित हो जाता है। वह अपने कार्य जो उसकी स्वयं की एक कार्य करने की क्षमता होती है उसमें वह निष्क्रिय हो जाता है। वह अपनी संवेदनाओं, अपनी संवेदनाओं को, अपने अभिवृत्ति को अपने तरीके से ना एक्सप्रेस करके वो एक सिस्टमैटिक
जो एक सिस्टम बनाया हुआ मनुष्य के द्वारा है उसके आधार पर अपनी अभिवृत्ति लोगों के सामने प्रकट करता है, इसलिए उसके जो सर्वांगीण विकास होते हैं वो रुक जाते हैं, ऐसा रूसो जी का मानना है। ठीक है, तो यही है सामाजिक दर्शन रूसो जी का। तो आज हम लोगों ने बात किया कि रूसो का सामाजिक दर्शन किस तरीके से था, किस परिप्रेक्ष्य में हम उसको सामाजिक दर्शन रूसो का मान सकते हैं। तो आपने आई होप अच्छे से सुन लिए भी होंगे, और जहाँ पे आपको सही लगा उसको की नोट पॉइंट में आप नोट कर लेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में कि रूसो का शिक्षा दर्शन क्या था, उन्होंने शिक्षा दर्शन में क्या क्या बातें बताई हैं लोगों को, किस तरीके से अपनी बातों को रखने का प्रयास किया शिक्षा दर्शन में, और किस तरीके से हम लोग उनके विचारों को एक्सेप्ट करते हैं, किस तरीके से उनके विचारों को नकारते हैं। ये सारी बातें हम अगले वीडियो के कड़ी में प्रारंभ करेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।